आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पीआरपी वर्सेस एक्सोसोम्स वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट। कि किस पेशेंट में पीआरपी या एक्सोसोम्स करना है, किस पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड है। आपने ये टर्म बहुत कॉमनली सुने होंगे, पीआरपी, जीएफसी, एक्सोसोम, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सब बहुत कॉमनली यूज होते हैं आजकल। बट कई लोग सोचते हैं कि ये इंटरचेंजेबल है, मतलब कि हम जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड है वहाँ पीआरपी से रिजल्ट आ जाएगा, एक्सोसोम से रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होता। तो आज हम इसको बाइफर्फिकेट करते हैं आपके लिए बहुत आसान शब्दों में कि किस कंडीशन में क्या होता है। पहली बात तो समझिए पीआरपी क्या होता है। पीआरपी होता है बेसिकली आपका, हम थोड़ा ब्लड लेते हैं, उसी से हम आपका प्लाज्मा आइसोलेट करते हैं और उसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स एक्टिवली होते हैं वो हम आपके स्कैल्प में इंजेक्शन करते हैं। दूसरा आ गया एक्सोसोम। एक्सोसोम एक तरह का प्रोटीन होता है, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, मतलब वो बने बनाए होते हैं। वो हम केवल दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं वो, और हम आपके स्कैल्प में माइक्रोनीडलिंग की हेल्प से या स्प्रे की हेल्प से उसको डालते हैं। अब दोनों पीआरपी और एक्सोसोम्स क्या काम करते हैं ये समझिए आप मेरी बात। वो उन केसेस में काम करते हैं जहाँ पे बाल पतला है, मतलब हेयर थिनिंग है जहाँ पे। इसका मतलब कि रूट अवेलेबल है। अगर हेयर रूट अवेलेबल है तो पीआरपी और एक्सोसोम दोनों ही काम करते हैं। अब आपका बहुत एक वाजिब सवाल होगा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि पीआरपी बेटर है या एक्सोसोम बेटर है। तो इसका बहुत सिंपल सा सरल सा सवाल ये है कि ऐसी अभी तक कोई स्टडी नहीं हुई है वर्ल्ड में जो पीआरपी और एक्सोसोम को कंपेयर कर सके। हमने अपने पेशेंट्स में दोनों चीजें की हुई है और हमने देखा है कि बहुत कंपैरेबल रिजल्ट आता है। कुछ फायदे हैं एक्सोसोम्स के पीआरपी के ऊपर। वो सबसे बड़ा ये है कि पेन लेवल्स जो होती हैं वो एक्सोसोम्स में कम होती हैं और पीआरपी में ज्यादा होती है। बट अगर आप सबसे बड़ा एडवांटेज पूछेंगे पीआरपी का, वो आपके खुद के ब्लड का होता है, मतलब वो ऑटोलोगस होता है, वो किसी और सोर्स से नहीं लिया जाता। जबकि एक्सोसोम्स बहुत इनर्ट चीज होती है, बहुत सेफ होते हैं, हमने बहुत पेशेंट्स में किए हैं। बट पीआरपी आपके खुद के ब्लड का है, आपके खुद के ग्रोथ फैक्टर्स का है। ऑब्वियसली कुछ कंडीशन में आप पीआरपी नहीं कर सकते, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, अराउंड 10 के करीब है, तो पीआरपी इफेक्टिव नहीं बनेगा। बिकॉज पीआरपी इफेक्टिव होने के लिए हमें एक प्लेटलेट कंसंट्रेशन चाहिए होता है, जिसके लिए हमारा जो ब्लड का मिनिमम लेवल है वो अचीव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ब्लड लेवल बहुत कम हो गए तो हीमो कंसंट्रेशन की वजह से हमारे ग्रोथ फैक्टर्स अच्छे नहीं बनेंगे और पीआरपी आपका इफेक्टिव नहीं हो। तो नेक्स्ट टाइम आप पीआरपी या एक्सोसोम्स कुछ कराते हैं और आप सोचते हैं कि इफेक्टिवनेस नहीं आई है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटीज है, आप कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड या कोई भी और कोरिलेटेड चीजें हो सकती हैं, या आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, या आपका ब्लड चेक नहीं हुआ है, जिससे कि आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। अब हम तीसरी चीज पे आते हैं, वो हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अब हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या ये सेम है दोनों की तरह? नहीं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रोसेस है, मतलब एक ऑपरेशन जो कि लोकल एनेस्थीसिया में होता है। लोकल एनेस्थीसिया मतलब केवल उतना ही हिस्सा सुन्न हुआ होता है जहां पे हमें ऑपरेशन करना होता है। नाउ हेयर ट्रांसप्लांट किसके लिए जरूरी है? वहां जरूरी होता है जहां पे हेयर रूट नहीं अवेलेबल, मतलब रूट ही नहीं है। जो अगर रूट अवेलेबल नहीं है तो चाहे आप पीआरपी ट्राई कर लीजिए, आप मिनोक्सिडिल ट्राई कर लीजिए, एक्सोसोम्स ट्राई कर लीजिए, जीएफसी कुछ भी ट्राई कर लीजिए, वहां पे ग्रोथ नहीं आएगी। ये बात क्लियर समझ लीजिए। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल रेस्टोरेशन वर्क है, प्रोसेस है, जो एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है। फिर आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बाल पतले हैं तो क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, हम पीआरपी और एक्सोसोम्स क्यों कराएं? तो मेरा सिंपल सा आंसर ये है कि अगर दो कंडीशंस में, जैसे कि आपके बाल पतले हैं और बीच में गैप्स बहुत सारे, मतलब उन गैप्स में रूट्स नहीं है, तो वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और उससे बहुत बेटर रिजल्ट आएगा। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आपके आसपास के जो फॉलिकल्स हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पीआरपी एक्सोसोम्स हमें बाद में रिक्वायर्ड नहीं होगा? इसका आंसर है नहीं। आपको जरूरत होगी पीआरपी, मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, जीएफसी, एक्सोसोम्स, कुछ भी जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, वो बहुत जरूरी है। पोस्ट ऑपरेटिवली भी। क्यों? क्योंकि आपके जो ओरिजिनल बाल हैं जो पतले हो रहे हैं, ताकि वो झड़े नहीं, वो थोड़े मोटे हो जाएं और वो आपके जो बाकी गैप्स हैं उसको फिल करने में आपकी हेल्प करें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, उसके लिए आपको कोई ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों कराएं, हमें क्या जरूरत है? प्लीज अंडरस्टैंड, हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसेस है, मानता हूं आपकी बात, परमानेंट सोल्यूशन है, ये भी बिल्कुल सही है। बट बाल हमारे एज होते हैं, तो फेस के हमारे रिंकल्स एज नहीं होते क्या? हमारे रिंकल लाइन डीप हो जाती हैं, फर लाइन डीप हो जाती हैं, हमारे स्किन सैग करती है, ऑब्वियसली बाल भी पतले होते हैं। ये ट्रांसप्लांट बाल गिरते नहीं है बट पतला हो जाता है। तो अगर आपको कैलिबर मेंटेन करना है,
प्लीज मेडिकल मैनेजमेंट मत छोड़िएगा। मैं आपको एक सिंपल चीज एक्सप्लेन करता हूँ एक बहुत सिंपल वे में। जैसे आप कैल्शियम खाते हैं, क्यों खाते हैं कैल्शियम? ताकि आपकी बोन की जो डेंसिटी है वो एक मेंटेन रहे। वैसे ही मेडिकल मैनेजमेंट, चाहे वो मिनोक्सिडिल है, चाहे वो पीआरपी है या एक्सोम्स है, वो आपकी हेयर डेंसिटी प्रिजर्व करती है। प्लीज मेडिकल मैनेजमेंट नहीं छोड़ना। हेयर ट्रांसप्लांट हो या ना हो, मेडिकल मैनेजमेंट एक हेयर रेस्टोरेशन का 50% प्रोसेस होता है जो हमें लाइफ लॉन्ग रिक्वायर्ड होता है। ऑब्वियसली हर एक के जेनेटिक्स अलग होते हैं, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, वो ऑब्वियसली आपके डॉक्टर आपको कंसल्ट करके एग्जामिन करके आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपका पीआरपी, एक्सोसोम्स और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें डीएम करिए या और मैसेज करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे और हम आपको राइट गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट है और आपके लिए क्या सूटेबल है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल।